इसका मतलब होता है यू गॉट टू फॉलो माय इंस्ट्रक्शंस। अभी समझ आ रहा था, एक बच्चे से मैंने सवाल किया, वो मेरे लफ्जों को अपने लफ्जों में लिख रहा था, एंड वुड यू बिलीव सारा उल्टा लिख रहा था। क्या सर मुझे समझ आ गई है? मैंने कहा ये बिल्कुल उल्टा लिख दिया आपने। प्लीज प्लीज डोंट बी स्मार्ट, जस्ट बी ओबीडियंट। समझाइए? अभी आप सीख रहे हैं, ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है, मैं आपको आसान आसान करके पढ़ा रहा हूं, और मैं आपको आपके मुंह पर कह रहा हूं, आई बेट यू इतना आसान किसी किताब में नहीं मिलने लगा आपको। जो अगर फैमिली में कोई लॉयर्स भी हैं, उनसे भी जाके चेक करा लिया जो मैं लिखवा रहा हूं। कई वकील भी होते हैं, वो भी इतना आसान नहीं करके देंगे आपको। मैंने पहले दिन कहा था बी ग्रेटफुल, जो मैं इतनी डेप्थ में जाके पढ़ा रहा हूं आपको, किस लिए? ताकि आपको लॉ की समझ आ जाए। एग्जाम तो होगा ही होगा पास, जब मेहनत करोगे तो कम नॉलेज भी आ। जो लफ्ज मैं लिखवाऊं उसको वैसे का वैसा लिखो। नहीं समझ आया सवाल पूछो, मैंने मना किया सवाल पूछने से, आस्क एज मेनी क्वेश्चंस, लेकिन मैं लफ्जों को बदलना नहीं है। मूव ऑन। डिविडेंड डेक्लरेशन का मतलब होता है डिविडेंड का ऐलान करना, ये अलग चीज होती है। पहले डिविडेंड का ऐलान किया जाता है, बाद में पे किया जाता है। लेट्स मूव ऑन, स्पीड अप। Dividends are payments made to shareholders by a company out of its distributable profits. कंपनी को मुनाफा होगा तो पे करोगे ना। पहले अक्षर याद करो कि जो लोग कंपनी के शेयर्स लेते हैं तो वो क्या कहते हैं, अगर हम पैसा लगा रहे हैं हमें फायदा पहुंचाओ, याद है कि नहीं याद? तो आपने क्या कहा था, आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको पावर्स मिलेंगी, याद है? तो फिर डिविडेंड तो मुनाफा होता है। जब उनको मुनाफा दोगे तो कहां से दोगे? भी कंपनी को होगा तो दोगे ना। तो कंपनी के जितना मुनाफा है वो मुनाफा जो तकसीम किया जा सके, वो मुनाफा जो तकसीम किया जा सके क्या कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। मूव ऑन। इंप्लाइड का मतलब क्या होता है? ऑटोमेटिक पावर, ऑटोमेटिकली पावर होती है ये। पावर टू डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड डिक्लेयर करने की पावर ऑटोमेटिकली होती है किसके पास? आगे पढ़ते हैं। अनलेस देयर आर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस इन द कंपनीज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, फॉर एग्जांपल एसोसिएशन ऑफ अ प्रॉफिट, एवरी कंपनी हैज एन इंप्लाइड पावर। इसको ऑनलाइन करो, हैज एन इंप्लाइड पावर मतलब कंपनी के डायरेक्टर्स के पास, सीईओ के पास ऑटोमेटिक पावर होती है ये। बेशक उनको लिख के ना भी दी जाए, इसको याद कर लो, बेशक उनको लिख के ये पावर ना दी जाए, कंपनी के बोर्ड और सीईओ के पास ये ऑटोमेटिकली ये पावर आ जाती है। टू यूज हिज प्रॉफिट्स टू पे डिविडेंड्स टू हिज शेयर होल्डर। साथ लिख दो याद कि डिविडेंड शेयर होल्डर का राइट होता है। याद कर लो, ये सारे की पॉइंट्स हैं ये। डिविडेंड शेयर होल्डर का राइट होता है। डिविडेंड कौन पे करता है? कंपनी पे करती है। कंपनी के कौन पे करते हैं? कंपनी के ऑफिसर्स पे करते हैं। कंपनी के ऑफिसर्स को मेमोरेंडम आर्टिकल्स में बेशक के लिख के ना भी कहा जाए, फिर भी ऑटोमेटिकली उनके पास पावर आ जाती है। डन, मूव ऑन। अब ये अलग टॉपिक है आगे, सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिक्लेरेशन। उर्दू लिखो इसको कि कब डिविडेंड पे नहीं किया जाए, या स्लैश करो या वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड होगा। कब डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा, सॉरी कब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया जाएगा या अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा, इसको याद कर लो अभी। राइटिंग का फॉन्ट छोटा रखना है और उसी के साथ लिखा करो। तो पहली चीज मैंने क्या बताई, डिविडेंड शेयर होल्डर का राइट है। शेयर होल्डर ने पैसा लगाया भाई, उसने पैसा लगाया, उसको डिविडेंड चाहिए। मैं सवाल आपसे ये करता हूं, मैं कहता हूं मुझे ये बताओ कि अगर कंपनी एक साल में उसको डिविडेंड ना दे पाए फिर तो क्या कहोगे आप? सर आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। लेट्स मूव ऑन। रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन गेन्स, ये पहले मैं सारा पढ़ लेता हूं, इसको मैं लिखवाऊंगा। पहले सुनो सारे। सर पहले मैं क्या लिखवाया था? मैंने अभी भी ज्वाइन किया था सब सारे। पहले क्या लिखवाया मैंने? सर जो आप लिखवा रहे थे सर कुछ, तभी ज्वाइन किया था। डिविडेंड शेयर होल्डर का राइट है, ये लिखो, डिविडेंड शेयर होल्डर का राइट है। अगर एक साल में उसका डिविडेंड का ऐलान ना किया जा सके तो फिर वो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होता है। बस इस जुमले को याद कर लो एज इट इज। पहले मैं पढ़ता हूं फिर मैं लिखवाता हूं इसमें।
नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड और पेड। इस दो जुमलों को लाइन करो, डिक्लेयर्ड और पेड। ना ऐलान किया जाएगा ना ही पे किया जाएगा, ये 5 वर्ड्स हैं। बाय अ कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, पर लिखो कोई से 12 महीने, आसान तरीन लफ्जों में आप पढ़ रहे होंगे आईटी वगैरह, कोई से 12 महीने जिसमें कंपनी अपना हिसाब किताब करती है, ऐसे कैसा लिखो बस। फॉर एग्जाम्पल, या जैन टू दिसंबर, या जून टू जून, या जुलाई टू जुलाई, या अगस्त टू अगस्त। कोई से 12 महीने इसमें कंपनी अपना हिसाब किताब करती है, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो, जैन टू दिसंबर, या आमतौर पर जून टू जून होता है, बस सिंपल डेफिनेशन। कोई से 12 महीने बस। No dividend shall be declared or paid by a company for any financial year out of the profits of the company made from the sale disposal of इस लफ्ज को लाइन करो, immovable property or assets of capital nature comprised in the undertaking or any undertaking of the company unless the business of the company। अब ये देखो, इस सारे को ब्रैकेट करो, साथ अब उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में नहीं। लिखो, अगर एक कंपनी का प्रिंसिपल लाइन बिजनेस, याद होगा आपको, अगर एक कंपनी का प्रिंसिपल लाइन बिजनेस इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग नहीं है, अगर एक कंपनी का प्रिंसिपल लाइन बिजनेस इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग नहीं है, या वो ऐसा मुआहदा नहीं करती, ये लिखो सॉरी, या ऐसा मुआहदा जिसमें ऐसे एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग इन्वॉल्व हो, बैग में लिखो होली और पार्टली, कॉमा, और अगर एक फाइनेंशियल ईयर में सर ये एसेट्स की बाइंग एंड सेलिंग से दोबारा रिपीट कर दें। बाइंग एंड सेलिंग क्या क्या दो 60%। अगर एक कंपनी का प्रिंसिपल लाइन बिजनेस इमूवेबल प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग नहीं है, या वो ऐसा मुआहदा जिसमें ऐसे एसेट्स की बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व हो, होली या पार्टली, या लिखो अगर वो एक ऐसा मुआहदा करे, जिसमें ऐसे एसेट्स की बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व है, होली या पार्टली, और अगर एक फाइनेंशियल ईयर में ऐसी प्रॉपर्टी से उसको कोई गेन या प्रॉफिट हो, ये अब असल चीज आएगी, इसको ऑनलाइन करो। और अगर एक फाइनेंशियल ईयर में उस प्रॉपर्टी से उसको कोई गेन या प्रॉफिट हो, अब यहां से ऑनलाइन करो, ये असल में चीज है। तो उस प्रॉफिट में से उस वक्त तक डिविडेंड डिक्लेयर और पे नहीं किया जाएगा, असल चीज ये है। तो उस प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर और पे क्या है, उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक उस फाइनेंशियल ईयर में होने वाले लॉसेस ना एडजस्ट कर लिए जाएं।
क्या था अभी नंबर पढ़ो लास्ट लाइन। तो उस गेन आवाज पढ़ो वहां उससे पढ़ो वहां गेन प्रॉफिट से पढ़ो। उस गेन प्रॉफिट में से हाँ तो उस प्रॉफिट में से डिविडेंड डिक्लेयर यहाँ पे उस वक्त तक नहीं किया जाएगा जब तक उस फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को होने वाले लॉसेस एडजस्ट ना कर दिए जाएं। इसको पढ़ लो, याद कर लो अभी अभी, ये है मेन खुलासा इसका। ये लिखा हुआ उल्टा है यहाँ, ध्यान करना, इसलिए मैंने आसान लफ्जों में लिखवाया है, बहुत कंफ्यूज करता है यहाँ। इसको पढ़ ले सारे, मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूं, आराम से इसको पढ़ लो। ये बहुत अजीब सा लिखा हुआ है यहाँ लॉ में, इंग्लिश में, आराम से पढ़ लें इसको। फिर मैं समझाता हूं ये है क्या चीज। अभ्यास में गौर से, हमने कहा था कंपनी का मेमोरेंडम बनाते हो, यस, तो मेमोरेंडम में क्या एक क्लॉज आती है, प्रिंसिपल लाइन क्लॉज आती है कि नहीं आती? याद हमने पढ़ा था वो शुगर वाला, टेक्सटाइल वाला। तुमने कहा था कंपनी अपना लिखवाती है उसका मेन कारोबार क्या है, चाहे 1 हो 2 हो 4 हो, याद है कि नहीं याद? फिर हमने फॉर्मूला लगाया था कि कंपनीज एक्ट प्रिंसिपल लाइन बिजनेस को मालूम करने का क्या फॉर्मूला लगाती है, याद है? फॉर्मूला लगाते हैं हम सब्सटैंशियल एसेट्स वाला, कि इसमें ज्यादा एसेट्स होल्ड हो या जो ज्यादा रेवेन्यू कर रहा हो, ठीक है? तो मैं कहता हूं हर कंपनी का कोई ना कोई प्रिंसिपल लाइन बिजनेस होता है, लेकिन उसके साथ कोई साइड बिजनेस भी होता है, इसको याद कर लो। कंपनी अगर मेमोरेंडम में लिखवा रही है ना ABC, ये हमारे मेन कारोबार हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, बैंकिंग है, इन्वेस्टमेंट है, कंपनी कहती है हमारे ये प्रिंसिपल लाइन बिजनेस है, इसके साथ हम कुछ साइड बिजनेस भी कर रहे हैं। अब अगर वो साइड बिजनेस है इमूवेबल प्रॉपर्टी की लेन देन, मैंने क्या कहा था लॉ में होती 2 किस्म की प्रॉपर्टीज, एक होती है मूवेबल और एक होती है इमूवेबल। क्या होती है? फिक्स टू द ग्राउंड, लैंड, जमीन। तो कंपनी एक है, कंपनी का साइड बिजनेस है जमीनों की खरीदो फरोख्त, तो जमीन क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कंपनी अगर, जिसमें बताया था कि ऑथराइज कैपिटल रखवाती हो सेविंग्स अकाउंट में, तो मैं सेविंग्स अकाउंट का नाम समझाने के लिए बताया था, अब मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि कंपनी का अगर साइड बिजनेस है, कौन सा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी की लेन देन। और कंपनी अगर अपने साइड बिजनेस से कोई मुनाफा कमाती है, तो उस मुनाफे में से डिविडेंड ना दो भाई। कंपनी एक है ABC लिमिटेड, ठीक है? ABC लिमिटेड का एक मेन कारोबार है और एक है साइड का कारोबार। एक बात है, कंपनी को जितना भी मुनाफा होगा उस मुनाफे में से लोगों को दिया जाएगा मुनाफा, ठीक है? तो कंपनी कहती है हमारा मेन कारोबार तो ये है, साथ हम साइड बिजनेस भी करते हैं। और अगर साइड बिजनेस इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो कंपनी ये कह रहा है भाई एक मेहरबानी करें, ये शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, उनके पैसों से आप इस्तेमाल करें सारा। अगर साइड बिजनेस से आपको मुनाफा हुआ है, ये है ना, आप फौरन में से उसके मुनाफे में से डिविडेंड देना शुरू कर दो। वो मुनाफा भी कंपनी का ही मुनाफा है, चाहे मेन बिजनेस है चाहे साइड है तो कंपनी ना। तो अगर साइड बिजनेस से भी कोई मुनाफा शो हो रहा है आपको, उसमें से उस वक्त तक डिविडेंड ना दो जब तक कि पूरी कंपनी के नुकसान पूरे ना हो, क्योंकि चाहे साइड बिजनेस है तो कंपनी का ही बिजनेस ना। तो पहले कंपनी के नुकसान पूरे करो, उसके बाद उनको डिविडेंड देना। तो ये आप देखो टॉपिक ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्टेन गेन्स, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है किस पर? चंद गेन्स, चंद प्रॉफिट्स पर। कौन सा प्रॉफिट? जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर से आए, जो कंपनी का मेन बिजनेस ना हो। समझ आ रही है कि नहीं आ रहा? एक फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? कोई से 12 महीने भाई। आम तौर पे जो कंपनीज रखती हैं, आगे हमारा पूरा टॉपिक आएगा इस पे, आमतौर पे कंपनी रखती है जून टू जून। इसकी लॉजिक क्या होती है आगे पढ़ेंगे हम। कैलेंडर ईयर होता है जैन टू दिसंबर, 12 महीने के बाद जिसे दुकान वाला हिसाब किताब करता है। मैं आसान देसी सा बता रहा हूं, जैसे दुकानदार हिसाब किताब करते हैं दुकान का, ऐसे कंपनी भी हिसाब किताब करती है।
इन सिंपलेस्ट पॉसिबल वर्ड, कंपनी कब अपना हिसाब किताब करती है, रजिस्टर कब खोलती है, साल के आखिर में। वो कोई से 12 महीने तय कर लेती है, या कैलेंडर ईयर वाले, या जून टू जून, या जुलाई टू जुलाई। तो 12 महीनों के आखिर में वो उठाती है रजिस्टर, हाँ बताओ अभी कितना आया, कितना गया, कितना नुकसान हुआ। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी को अगर अपने साइड बिजनेस से कोई गेन हुआ है, उस गेन में से जल्दबाजी में आके ये ना मुनाफा देते रहो। देखो, कंपनी शिप है, कश्ती है तो मुसाफिर होंगे ना। तो पहले कश्ती को देखभाल करो, कश्ती के टूट फूट का शिकार है, समझा है? तो पहले कश्ती की रिपेयरिंग कर लो, बाद में उनको भी दे देना। कश्ती डूबी तो सभी डूब जाएंगे ना, समझा रही कि नहीं आई लॉजिक? तो उसमें से पहले इसके नुकसान पूरे करो, फिर ये गेन करो। ये मैंने समझाया आसान लफ्जों में। अब मैं ये पढ़ता हूं जो लिखा हुआ है, लिखा थोड़ा मुश्किल है, लेट्स रीड। पहले मैं ऊपर वाला पढ़ लेता हूं, फिर मैं एग्जांपल पढ़ूंगा। नो डिविडेंड, अब जो मैंने लिखा है उसे लिंक करना। नो डिविडेंड शैल बी डिक्लेयर्ड, ना ऐलान किया जाएगा ना पे किया जाएगा, बाय द कंपनी फॉर एनी फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी मेड फ्रॉम सेल और डिस्पोजल, या सेल कर दो या ट्रांसफर कर दो, ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट ऑफ कैपिटल नेचर। क्या होता है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगाओ। कंप्राइज इन द अंडरटेकिंग, क्या होता है, मुआहिदा। और इन एनी ऑफ द कंपनी अनलेस, जब तक के business of the company consists wholly or partly of selling, purchasing any such property or assets except after such, ये इसको ऑनलाइन करो, ये except after such profits are set off or adjusted, जब तक के वो मुनाफे से लॉस एडजस्ट ना कर दिया जाए, फ्रॉम सेल ऑफ एनी सच इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये असल में पंच लाइन। अब देखो एग्जांपल से क्लियर होगा। ABC लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड ऑन जुलाई 1st 2015 to manufacture and trade soap। ये क्या बन गया अभी उसका? ये प्रिंसिपल लाइन बन गया। कंपनी का मेन कारोबार क्या है? सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग, ये मेन कारोबार। सारी बातें लिख पाया होगा मेमोरेंडम में। By the end of first half year, 6 महीने के आखिर में, it accumulated operational loss of 4 million। चलो भाई, 6 महीने के बाद नुकसान हो गया। And made gain of rupees 52 million on sale of plot of land। ये क्या बन गया? ये क्या है, ये कंपनी का, ये क्या है, ये साइड बिजनेस है। कंपनी के प्रिंसिपल लाइन बिजनेस से इतना नुकसान हो रहा है 4 मिलियन, साइड बिजनेस से कितना आ रहा है गेन, और क्या कर रही है? फॉर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी द कंपनी हैज आएगा, हैज 48 मिलियन, 52 में से माइनस करो 4, कितना रहेगा? 48 अवेलेबल एज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। बट इन दिस फाइनेंशियल ईयर, ये मुझे कौन समझाएगा, लेट्स सी कौन है शार्प। बट इन दिस फाइनेंशियल ईयर दैट इज बाय जून 30, ये जून 30 क्यों आ गया भाई? 2016 कैसे आया है? एक साल सर, एक फाइनेंशियल ईयर पूरा हो गया। The company cannot use it for distribution as the company is not in the business of buying and selling of plot। जून टू जून क्या आ गया? फाइनेंशियल ईयर। उस फाइनेंशियल ईयर में गेन कितना आया हमारा, लॉस कितना आया? 4। साइड बिजनेस जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उससे हमें गेन कितना आया? 52 मिलियन में से हमने डिविडेंड उठा के नहीं देना भाई, रुक जाओ, पहले लॉस एडजस्ट करो। जब लॉस एडजस्ट हो गए तो यहां लिखा हुआ है कंपनी उस फाइनेंशियल ईयर में ना डिक्लेयर कर सकती है और ना ही पे कर सकती है। तो भी जून 30 के बाद क्या शुरू हो जाएगा? अब लिखो, एक जुमला लिखो, फिर समझ आता है। जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तो इसके आखिर में 1 साल के बाद एजीएम होती है, या आगे इससे मैं लिखोगा 1 साल के बाद एजीएम होगी, आगे हम पढ़ेंगे, ये काम आएगा जुमला आगे। इस साल के आखिर में, हर साल के आखिर में एनुअल जनरल मीटिंग होती है। एनुअल जनरल मीटिंग में सीईओ ऐलान करेगा कि अब अगले फाइनेंशियल ईयर में ये डिविडेंड पे किया जाए। तो वो फाइनेंशियल ईयर तो गया ना, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर में आपने कुछ नहीं दिया ना लोगों को,
तो कैरी फॉरवर्ड हुआ कि ना हुआ? कोई सवाल यहां तक? जान एक और सर अगले साल पे जब कैरी फॉरवर्ड होगा तो 2 साल का डिविडेंड मिलेगा अगले फाइनेंशियल ईयर के एंड पे, या एक ही साल का मिलेगा? क्यूमुलेटिव मिलता है, यस क्यूमुलेटिव। वही तो मैं कह रहा हूं कि एनुअल जनरल मीटिंग होती है। जब मैं कहता हूं उस साल में नहीं मिलता, तो हर साल के आखिर में क्या होती है? एजीएम होती है। आगे हम पढ़ेंगे। हमने कहा था भी कंपनी की मीटिंग 2 टाइप्स, एक होती है बोर्ड मीटिंग और एक होती है जनरल मीटिंग मेंबर्स की। फिर आगे जनरल मीटिंग्स की आगे 3 टाइप्स हैं। अगर मैं इस टॉपिक पे लिंक करूं, लॉजिक क्या आ रही है कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपको साइड बिजनेस से मुनाफा हुआ है, उस मुनाफे में से पहले लॉस एडजस्ट करो, फिर जितना पैसा बच जाएगा उसमें उस फाइनेंशियल ईयर में, लफ्ज तो ये था ना, उस फाइनेंशियल ईयर पे नहीं करना, ये था ना लफ्ज। तो भी पे नहीं कर रहे हो ना, 30 जून को खत्म हो गया फाइनेंशियल ईयर, खत्म हो गया, उस साल तो पे नहीं किया ना आपने, तो अगले साल ही आएगा ना। समझा रहे हैं? आगू आ जाएगा। अब इसी से लिंक एक और चीज है, ये खाली इसको ऑनलाइन करो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज। खाली 2 पॉइंट्स हैं भाई इस टॉपिक में यार। दोनों पॉइंट्स में कॉमन चीज क्या है कि आपने डिविडेंड नहीं देना उस साल। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, मे बी कैरीड एट फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू क्या होती है? देखो, मार्केट वैल्यू, उस वक्त जो उसकी कीमत है मार्केट में भाई, सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस की वजह से जो प्राइस तय होती है। सिंपल, मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस जो एक चीज की प्राइस डिटरमिन करती हैं, वो फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू। खत्म। विद अनरियलाइज्ड गेन प्रॉफिट, इसको भी उर्दू में लिखो, जल्दी करो, स्पीड अप, तेज। एक कंपनी अगर अपना सरप्लस फंड्स, तेज स्पीड अप, एक कंपनी अगर अपने सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट करती है और कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद लेती है, कंपनी अगर अपने सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट करती है और कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद लेती है, फॉर एग्जांपल कोई प्लाजा, कोई प्लॉट, कोई फैक्ट्री, कंपनी अगर अपने सरप्लस फंड्स इन्वेस्ट करती है और क्या आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीद लेती है, फॉर एग्जांपल कोई प्लाजा, कोई लैंड, कोई फैक्ट्री, और उसको किराए पे दे दे या उसको काफी अरसे तक के लिए होल्ड करे, या उसको किराए पे दे दे या काफी अरसे तक के लिए होल्ड करे, और फिर उसकी रीअसेसमेंट कराए, इसको अंडरलाइन करो लफ्ज को, और फिर उसकी रीअसेसमेंट कराए, जो कि एक रजिस्टर्ड, ये जो प्रॉपर्टी में है फैमिली इनको पता होगा, जो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपने लेटर हेड पे, जो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपने लेटर हेड पे करे, सर लेटर हेड की बात बोल दे, आवाज कट गई है। जो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर अपने लेटर हेड पे करे और उसके नतीजे में उस प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई हो, इसको अंडरलाइन करो, इसको ब्रैकेट में लिखो, ये रियलाइज गेन कहलाता है। और उसके नीचे में प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है, प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती नहीं है क्या? नहीं बढ़ती यार। भी जमीन लेके छोड़ दो क्या कीमत नहीं बढ़ती? क्या प्लॉट लेके, क्या घर लेके छोड़ दो, नहीं बढ़ती? तो जब रीअसेस होती है प्रॉपर्टी, अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई है, उसको हम कहते हैं अनरियलाइज्ड गेन। तो ये कंपनी का प्रॉफिट समझा जाएगा। अब देखो टॉपिक सेलिंग करता हूं मैं इसको, तो इसमें से भी क्या चाहिए आगे, मेंबर्स को डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, तब ये लिंक होता है। इसमें से भी मेंबर्स को डिविडेंड डिक्लेयर, मेंबर्स, हाँ, इसमें से भी डिविडेंड डिक्लेयर या पे नहीं होगा। क्या चाहिए अब आगे, जब तक के
यस ये अब सारे को पढ़ो शाबाश। और दोनों में बताओ पंच लाइन क्या आ रही है, मेन थीम क्या है दोनों में, दोनों का अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट क्या है? सर वो इसमें से भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होगा, क्या आगे रिपीट कर दें? अब आखिर में लिखो नोट, NOT, ये लिखो नोट दोनों पॉइंट्स के आखिर में। अगर कंपनी का प्रिंसिपल लाइन बिजनेस ही ऊपर दी गई प्रॉपर्टीज की सेल परचेज हो या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, अगर कंपनी का प्रिंसिपल लाइन बिजनेस ही ऊपर दी गई प्रॉपर्टीज की सेल परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, तो फिर डिविडेंड देना पड़ेगा। बस खत्म। ये अब देखो सारा लिंक कर लो इसको। ये उस वक्त तक है जब तक कंपनी के साइड बिजनेस है। ये यार अगर कंपनी का मेन बिजनेस है फिर देना पड़ेगा, अगर साइड बिजनेसेस हैं तो फिर ये वाली चीज फॉलो होगी। किसी को समझ नहीं आया तो पूछ ले भी अनिवान। यस सर दो टाइप के शेयर होल्डर्स होते हैं ना, तो एक होते हैं प्रेफरेंस और शेयर्स होते हैं, एक प्रेफरेंस और एक सर ऑर्डिनरी। सर जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, और सर जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रॉफिट होता है फिक्स होता है और कम्युलेटिव होता है, मतलब हर साल का मिलता है। अगर एक साल नहीं मिला तो सर जो दूसरे शेयर होल्डर्स होंगे उनको नहीं मिलेगा अगर एक साल का लॉस हुआ है, और मतलब के साथ लिखो ये सारे ऑर्डिनरी पे अप्लाई करते हैं, ये प्रेफरेंस पे अप्लाई नहीं करते। ये प्रेफरेंस का तो अलग मुआहदा होता है, उनको तो पे करना ही करना है ना। ये खाली ये ऑर्डिनरी पे अप्लाई करते हैं, प्रेफरेंस पे अप्लाई नहीं करते। प्रेफरेंस एक अलग ही चीज है। प्रेफरेंस वालों ने पहले ही कह दिया भाई हमें जरा रखो साइड पर, हमारे साथ करो अलग मुआहदा लेन देन, उन्होंने अपना मामला अलग तय कर दिया। ये सारे ऑर्डिनरी पे अप्लाई होते हैं। ये समझ आ गया? लेट्स रीड द एग्जांपल। काशिफ लिमिटेड बॉट अ प्रॉपर्टी फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब प्रॉपर्टी लेके छोड़ दी ना ताकि वो एप्रिशिएट हो, और उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। भी आप नहीं लेते, घर ले लिया, हाँ प्लॉट ले ली, दुकान ले ली, छोड़ दो, कीमत बढ़ जाएगी। फॉर ₹50 million एट ईयर एंड मतलब फाइनेंशियल ईयर एंड द प्रॉपर्टी वाज रीवैल्यूड। आ गया रीवैल्यूड। कौन करेगा रीवैल्यू? रिसर्च वैल्यूअर, या आमतौर पर रियल एस्टेट एजेंट्स करते हैं, वो लीगल हैसियत नहीं होती उसकी। तो ₹58 मिलियन, तो कितनी बढ़ गई प्रॉपर्टी? 8 मिलियन बढ़ गई। तो अभी 8 मिलियन क्या है बताओ? अनरियलाइज्ड गेन। आप ये पढ़ रहे हैं IAS स्टैंडर्ड्स पढ़ रहे हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े IAS स्टैंडर्ड्स? पढ़े। वो स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो अप्लाई करते हैं, मतलब अकाउंटिंग के अकाउंटिंग के मुख्तलिफ फॉर्मूले लगते हैं यार। किसी भी कंपनी के, हमें तो नहीं पता इतना, बस कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ तरीके हैं जिससे आप कंपनी के अकाउंट्स तैयार करते हो, हिसाब किताब, उनको हम आई स्टैंडर्ड्स कहते हैं। एट फेयर वैल्यू मोड अंडर IAS 40 कहते हैं, आप 40 में आता होगा। And a gain of ₹8 million was recognized in profit and loss. KL cannot pay out of this gain. मुझे बताओ इस जुमले के आगे क्या ऐड करना चाहिए इंग्लिश में? KL cannot pay dividend out of this gain of 8 million. क्या ऐड करो ये आगे? Unless it is their principal line of business. And until and unless all the ये losses are recovered. बस डन, खत्म, बस मूव ऑन। आ गया जल्दी स्पीड अप। रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ऑन डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। डेक्लेरेशन का मतलब होता है डिविडेंड का ऐलान करना। पहले डिविडेंड का ऐलान होता है, फिर पे होता है। कौन करते हैं आगे हम पढ़ेंगे। अब देखो स्ट्रेट क्वेश्चन है, सिंपल है। अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 ब्रीफली डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शंस इफ एनी विद रिगार्ड टू डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड बाय अ कंपनी लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। स्ट्रेट सवाल है आपके मुंह पर, स्ट्रेट से सवाल कर दिया है। वो हालात बताएं जिसमें डिविडेंड की डिक्लेरेशन पेमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं। तो वही ऊपर वाली दो चीजें हैं ना यार, स्ट्रेट सवाल है मुंह पर, स्ट्रेट सवाल। ये स्ट्रेट क्वेश्चन है आपका, एज इट इज डन। आ गया स्पीड अप। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड एक्सप्लेन वेदर और नॉट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस। अब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं यार, बताएं ठीक है गलत है।
there is no restriction on the declaration of dividend, and the chief executive may declare dividend in general meeting of the company out of any kind of profit. हाँ जी, ठीक है, गलत है, गलत है, क्यों गलत है भाई? The statement unrealized gain भी profit होता है। contains the following errors. अब बताओ ना क्यों गलत है? ये है वही टॉपिक, उसी पर सवाल किया गया। The chief executive of the company does not declare the dividend. He informs the shareholders about the percentage amount of dividend as recommended by the directors. The dividend is approved by the members, but the dividend so approved shall not exceed the amount as recommended. ये जो पहला पैराग्राफ है ना, इसको जरा ब्रैकेट करो, इसका लिखो उर्दू में कि बीओडी डिविडेंड की परसेंटेज तय करता है जो उस साल होने वाले मुनाफे के मुताबिक होती है। जिसका ऐलान सीईओ करता है। मुनाफे पर डिपेंड करती है और जिसका ऐलान सीईओ करता है, इस पर सवाल आते हैं इस पैराग्राफ पे, जिसका ऐलान सीईओ करता है और फिर मेंबर्स से राय ली जाती है। ये लिख लो 3 पॉइंट्स। नंबर 1, क्या वो सारा डिविडेंड कैश लेना चाहते हैं? लिखो लिखो, आगे पास पेपर में सवाल है इस पे 3-4। आया वो सारा डिविडेंड कैश में लेना चाहते हैं? नंबर 2, आधा कैश और आधा डिविडेंड री इन्वेस्ट करना चाहते हैं? या सारा री इन्वेस्ट करना चाहते हैं? बस दैट्स इट। ये और नीचे वाला वो सेम टॉपिक है, बस दैट्स इट, डन। नीचे वाला वही है, 2 प्रॉपर्टीज वाला, नीचे वही लिख दोगे जो ऊपर पढ़ा है आपने कि 2 केसेस में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता। कोई सवाल भी याद है? एनीवन? यस। हाँ भी, गुलाम मोहम्मद, आयशा, तवाब, हिना, खालिद, खदीजा, लाइबा बशीर, लाइबा अफ्तार, No, मरियम, sir. No, sir. No sir. दिख रहे हैं सारे? Move on, move on. Yes, sir. Next, dividend to be paid only out of profits. Any dividend may be paid by a company either in cash or in kind. या तो कैश दो, काइंड का मतलब क्या होता है? किसी और सूरत में पे कर दो। फॉर एग्जांपल चेक की सूरत में पे कर दो, बैंक ड्राफ्ट की सूरत में पे कर दो। कैश मतलब बैंक में ट्रांसफर करो कैश, काइंड मतलब चेक की सूरत में। डन, मूव ऑन, आगे आ जाओ। पेमेंट इन काइंड, द पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन काइंड शैल ओनली बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी हेल्ड। और जब मैं कहता हूं काइंड, तो आपको काइंड का मतलब एक ही होगा कि अगर आप उसको डिविडेंड देना है तो वो जो डिविडेंड नहीं लेना चाह रहा उसको दोबारा री इन्वेस्ट कर दे। लिस्टेड कंपनी के केस में, इसको ऑनलाइन करो, लिस्टेड कंपनी के केस में सारी डिटेल्स आ रही हैं। आप लिस्टेड कंपनी के शेयर्स अगर आपको चाहिए, सॉरी लिस्टेड कंपनी का डिविडेंड अगर आपको मिल रहा है, बेहतर यही है सारा डिविडेंड आप ले लो ना भाई। आप कहते हो नहीं मुझे कुछ कैश दो और कुछ काइंड दो। काइंड का मतलब जो कैश की सूरत पे नहीं किया जा रहा। आप कहते ऐसा करो मुझे 1 लाख दो कैश, 1 लाख कर दो री इन्वेस्ट काइंड। 1 लाख मिल ही गया है ना आपको, आपके पास वो शेयर्स आ जाएंगे ना। डिविडेंड आपने वसूल नहीं किया बल्कि उसकी बजाय आपको और शेयर्स मिल गए, तो डिविडेंड की सूरत में ही मिले हैं ना काइंड। तो लिस्टेड कंपनी में आप सिर्फ री इन्वेस्ट कर सकते हो। डन। डिविडेंड नॉट टू बी पेड एक्सेप्ट टू रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है? वो ऑफिस जहां सारी कम्युनिकेशन हो। अब आ रहे रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, ये और चीज है, इसको लिखो साथ, जो मतलब और होता है ये जब
मेंबर बनते वक्त जो एड्रेस दिया गया होगा कंपनी को कम्युनिकेशन के लिए, वो शेयर होल्डर्स का रजिस्टर्ड एड्रेस है। मेंबर बनते वक्त कंपनी को जो एड्रेस दिया गया होगा वो है रजिस्टर्ड एड्रेस शेयर होल्डर्स का। भी आप स्कैन में एनरोल्ड हैं, क्या पता नहीं दिया हुआ अपना कोई? दिया हुआ है ना, तो वो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है ना। देखो ये, एनी डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय अ कंपनी मस्ट बी पेड टू इट्स रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स और टू देयर ऑर्डर विद इन सच पीरियड एंड इन मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। जब आपने शेयर होल्डर को देना है तो वो आपका रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है, उसने आपको अपना, और क्यों भैया भी लिखो उसका जो नाम है नादरा आईडी कार्ड वाला, नादरा आईडी, बल्कि आसान कर दो कि जब एक बंदा शेयर होल्डर बनता है वो नादरा आईडी कार्ड वाली डिटेल्स आपको देगा, या वो आपसे कहेगा कि मेरे बिहाफ पर इसको दे दो टू दी ऑर्डर, या वो कहेगा मुझे पहुंचा दो, या मेरे हुक्म के मुताबिक इसको दे दो। ये होता है टू ऑर्डर। डन। या आगे इसको लाइन कर दो विद इन सच पीरियड और मैनर, कि जैसे आर्टिकल्स में तय किया जाएगा वैसे। मोड ऑफ पेमेंट, मोड मतलब क्या होता है? तरीका। एनी डिविडेंड पेबल इन कैश में बी पेड बाय चेक और वारंट। सबने चेक देखा हो गया, अगर नहीं देखा हो गया हम पढ़ेंगे। डिविडेंड कैसे पे किया जाएगा? यस, आमतौर पे कैश पे किया जाएगा, चेक में भी पे किया जा सकता है। और वारंट क्या होता है? अ टाइप ऑफ क्रॉस चेक और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड का मतलब क्या होता है? देखो, बैंक ट्रांसफर टू द शेयर होल्डर्स एंटाइटल्ड टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड एज पर द डायरेक्शन इन केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी एविडेंट। ये लिस्टेड कंपनी लाइन कर दो। डिविडेंड पेएबल इन कैश एंड ओनली पेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक। लिस्टेड कंपनी के केस में डिविडेंड डायरेक्टली बैंक में पे होगा। लिस्टेड कंपनीज के अलावा अगर आप डिविडेंड पे करना है तो कैसे पे किया जाएगा? कैश में भी, चेक में भी, या वारंट में भी। वारंट का लिखा हुआ है अ टाइप ऑफ क्रॉस चेक। वारंट के ऊपर लिख लो एक सिंपल यार, कि एक प्लेन पीस ऑफ पेपर पे कंपनी की डिटेल्स होती हैं, शेयर होल्डर्स की डिटेल्स, और उसको कहा जाता है कि फलां बैंक जाके ये पेश करो, आपको आपकी अमाउंट मिल जाएगी। वारंट एक प्लेन पीस ऑफ पेपर है यार, उस पर कंपनी की डिटेल्स हैं, शेयर होल्डर्स की डिटेल्स हैं, शेयर्स लिखे जाते हैं, लिखा जाता है कि फलां बैंक जाएं जहां से अपने पैसे कलेक्ट कर लें, वो होता है वारंट। चेक का सबको पता है, चेक एक प्री प्रिपेयर्ड डॉक्यूमेंट होता है। लिस्टेड कंपनी के केस में सिर्फ डायरेक्ट ट्रांसफर होगा बैंक में। लिस्टेड के अलावा कंपनी के केस में या कैश या चेक या वारंट। डन। राइट? जो भी अलीना, सैफुद्दीन, इस्माइल शाह, जगदीश, शेरबानो। Yes, sir. Yes, sir, clear है. Right? Move on, move on, Yes, move sir, on. clear है. 4.5. Directors not to withhold declared dividend. Heading को समझो। डिक्लेयर्ड डिविडेंड मतलब जिस डिविडेंड का ऐलान कर दिया गया हो उसको डायरेक्टर्स नहीं रोक सकते। ये लिखो उर्दू में, हेडिंग है। जिस डिविडेंड का ऐलान हो चुका हो उसको डायरेक्टर्स विदहोल्ड, रोक नहीं सकते। डन। ये हेडिंग का मतलब है। तो अगर रोक लिया फिर जुर्माना लगता है, कैद होती है। When a dividend has been declared, ऐलान हो चुका हो, it shall not be lawful for the directors of the company to withhold or defer, मतलब डिले, ना ही रोक सकते हैं और ना ही डिले कर सकते हैं। And the chief executive shall be responsible to make the payment within such period as may be specified from the date of declaration. Yes. जिस दिन डिविडेंड की डिक्लेरेशन कर दी जाएगी, ऐलान कर दिया जाएगा, उसके बाद आप डिविडेंड को ना विदहोल्ड कर सकते हो ना डिफर। और डिक्लेरेशन के बाद आगे आमतौर पे 30 डेज होता है, आगे हम पढ़ लेंगे। डिक्लेरेशन के बाद आपको अगर आगे आता है, मतलब नई बुक है ना शायद लिखा हो, तो 30 दिन के अंदर आपको पे करना होता है। नहीं पे करते हो तो जुर्माना होता है। आगे पढ़ते हैं।
जाने का ना रिस्पॉन्सिबल, जुर्माना आगे आएगा। देखो अभी डेक्लरेशन ऑफ फाइनल डिविडेंड, जहां लफ्ज फाइनल आए साल के आखिर में, द फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय डायरेक्टर्स एंड अप्रूव्ड, इसको लाइन कर दो। डिविडेंड को डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं, डायरेक्टर मशवरा देते हैं और एज अ फॉर्मेलिटी मेंबर्स अप्रूव करते हैं। डिविडेंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन द डेट, इसको लाइन करो, इस पर सवाल आता है इस एक लाइन पर। डिविडेंड शैल बी डीम्ड मतलब कंसिडर्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड on the date of general meeting in case of a dividend declared, इसका उर्दू में ये मतलब बनेगा कि जिस डेट को जनरल मीटिंग हो रही होगी उसी डेट पर ही डिविडेंड डिक्लेयर समझा जाएगा। ये आगे सवाल है, इस पर एमसीक्यूज भी हैं इस पर, दोबारा पढ़ लेता हूं। डिविडेंड शैल बी डीम्ड टू हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन द डेट, जिस दिन जनरल मीटिंग होगी, एनुअल जनरल मीटिंग। कंपनीज एक्ट 2017 कहता है हम यही समझेंगे कि जिस दिन एजीएम हो रही है उसी दिन ऐलान भी कर दिया, ये ऑटोमेटिकली समझा जाता है। तो डिविडेंड का मेन फैसला कौन करता है? डायरेक्टर्स। और फिर एज अ फॉर्मेलिटी मेंबर से पूछ, मैंने अभी लिखवाया आपको, मेंबर से क्या पूछा जाएगा कि क्या आप सारा डिविडेंड लेते हो कैश, या आधा, या सारा इन्वेस्ट करते हो। ये डन, मूव ऑन। और ये भी लिख दो साथ कि मेंबर्स डिविडेंड की परसेंटेज ज्यादा नहीं कर सकते, ये लिखो, इसे तो कहते हैं फॉर्मेलिटी है, ज्यादा नहीं कर सकते, वो फैसला बोर्ड ही करता है। बस काफी इतना, that's it। कितना रह गया अभी आप? यस, कल विल रैप इट अप, और फिर कल इंशाल्लाह हम सेकंड लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। सेकंड लास्ट चैप्टर कौन सा है यार? जनरल मीटिंग। अच्छा मीटिंग, हाँ ये ठीक है, इजी है, डन, बट दैट्स इट। ठीक हो गया? कोई सवाल भी एनीवन? मैंने बताया आपको सारे बच्चों को उसका डेट्स का, तो बताया कि नहीं बताया? सुन लो सारे यार। अभी आगे ईद उल अजहा भी आ रही है, अभी जो ईद गुजरी है इसके 10 डेज आगे ऐड होंगे आपके। 31 जुलाई आपकी लास्ट कट ऑफ डेट है, 31 जुलाई को ऑफिशियली आपकी आखिरी क्लास होगी, लेकिन चूंकि ईद आई है इस वजह से ऑटोमेटिक आगे ऐड हो चुके हैं। फिर एक और ईद भी आ रही है, उसके भी 10 डेज ऐड होंगे। आपकी प्रेप लीव स्टार्ट होती है 1 सितंबर से, नहीं सॉरी 31 जुलाई, अगस्त से। अगस्त का पूरा महीना आपका प्रेप लीव होता है। चलो प्रेप लीव था, हाँ प्रेप लीव था, अभी 10 ने ऐड कर दो अभी, फिर बड़ी ईद के भी कर दो, क्या होगा सारा, तो कहां है प्रेप लीव? लेकिन आई हैव एन ऑफर फॉर यू। मेरा आम तौर पे सिलेबस 31 जुलाई को खत्म होता है। जो मेरे ऑनलाइन सेशन गए उससे मेरे 2-3 दिन ऐड हुए हैं। जो फेस टू फेस होते हैं मेरा कभी एक दिन भी ऊपर नहीं गया सिलेबस, और वो पढ़ा के भी। आई कैन डू यू अ फेवर, आपका मैं 31 जुलाई को खत्म कर दूंगा, लेकिन आपको कम से कम 10-12 घंटे एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे मेरे साथ। अगर 7 से स्टार्ट हो रही है क्लासेस फेस टू फेस, तो फॉर एग्जांपल अगर खत्म होता है सेशन 3 से 4, फिर 4 से 5 पढ़ो बैठ के, या 3 से 4 पढ़ो। जब तक ये 10-12 घंटे नहीं लगाओगे आप प्रेप लीव को भूल जाओ। दैट्स माय ऑफर टू यू। 31 जुलाई को मैं खत्म कर दूंगा अगर आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओगे तब, क्योंकि याद करो जो 20 दिन जाएंगे ईद के, तो सारा हमारे पे आएगा प्रेशर। ये 10 दिन छोटी ईद के, 10 दिन बड़ी ईद के, 20 दिन तो गए, हमने पढ़ाया नहीं, तो सारा हमारे पे प्रेशर आएगा ना। आप सर क्वेश्चन प्रेशर को मैनेज करने के लिए कह रहा हूँ कि आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ ताकि आपको पूरा महीना मिल जाए पढ़ने का घर में, वरना महीना गया तो। हाँ पूछो सर, ये कट ऑफ के बाद आप प्रेप लीव में आप अवेलेबल होंगे अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो या हम इधर ही हो, ठीक है, यू कैन ऑल कम, ठीक है। ये मेरी सजेशन है, इससे फायदे में रहो, ठीक है। अगर नहीं करना पूरा अगस्त पढ़ लो, वेलकम। स्टार्ट करने एक्स्ट्रा क्लासेस ऐसे लगा के एक्स्ट्रा करते हो। चलो
बस मार्क दी अटेंडेंस। अभी ये टफ टाइम है, कंपनी लॉ हमारा खत्म हो जाएगा। मेरे पास पूरे 2 महीने पड़े मर्केंटाइल के। मर्केंटाइल इससे पहले जो मेरा रिकॉर्ड है मैंने 20 में भी खत्म किया हुआ पूरा मर्केंटाइल। आपके 18 चैप्टर है, वो चैप्टर थोड़े लग रहे हैं, वो हैं 18 चैप्टर्स। तो भी हमारे पास अच्छा खासा टाइम होगा। लेट्स रैप अप कंपनी लॉ ASAP, उसके बाद स्टार्ट करते हैं मर्केंटाइल। अच्छा खासा टाइम है हमारे पास। लेट्स मार्क द अटेंडेंस। अब्दुल बासित absent. Abdul Moiz absent. Abdul Rafi absent. Abdul Samad Present, sir. Abdul Tabab Present, sir. Abdullah Asif Abdullah bin Tariq absent. Ma Sikandar absent. Ram absent. Ghulam Muhammad Present, sir. Hafiz Mubashir absent. Haider Present, sir. Hamza Ali Yes, sir. Hamza Yunus Hassan Abbasi absent. Hassan Khan Hafiz Mubashir present, sir. Hassan Khan okay. Hassan Khan Present. Hena Present. Ifra Present. Ikra Present. Khadija Present. Khalid Khan Present, sir. Laiba Bashir Present, sir. Bashir Laiba Iftikhar Laiba Present, sir. Iftikhar Maham Present. Present. Maheen Present. Maheen Maryam Present. Mirza Muhammad Ibrahim Present, sir. Abdullah Present, sir. Hassan Jamil absent. Muhammad Ali Yes, sir. Sharmagan absent. Hamza Khan Present. present. Imtinan absent. Muhammad Usama Present, sir. Masad Present, sir. Shahzeb Present, sir. Wasi Yusuf Present, sir. Muhammad Yusuf absent. Najiullah Present, sir. Nayab Present. Nimra Gul क्या ये नुमान करीम Present, sir. इस्माइल Present, sir. सलमान हैदर Present. सलमान खान एब्सेंट सलमान तैयब Present, sir. शेरबानो Present, sir. अमाली बुखारी Present, sir. प्रेजेंट हसान मुश्तबा Present, sir. इस्माइल शाह Present, sir. सैफुद्दीन Present, sir. अलीना Present, sir. तकदीस एब्सेंट महर मजीद Present, Present. sir. Present. उमर फारूक Present, sir. दूसरा Present. जैनब Present. जयान Present, sir. जोएब अली Sir, Abdul Moiz present लगा दें. अब्दुल मोइज चलें ठीक हो गया जान that's all for today and I will see you tomorrow okay Allah Hafiz Allah Hafiz, sir.